नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का मुख्य उद्देश्य है रतन टाटा जी के जीवन पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम। उनके जीवन में जो उन्होंने जीवन जीने के उच्च मापदंड हमारे सामने प्रस्तुत करे, उनसे हमें क्या सीखना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए वो क्या छोड़कर गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, रतन टाटा जी ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि ही इज़ नॉट ए बिजनेसमैन, ही इज़ इंडस्ट्रिस्ट। कि जो बिजनेसमैन होता है उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अपना सामान बेचकर मैक्सिमम जो प्रॉफिट है धनोपार्जन करना होता है। लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है, उसका जो ध्यान होता है, उसका पूरा फोकस होता है कि सोसाइटी में क्या कोई ऐसी समस्या है जिसे का वो सॉल्यूशन लेके आए और लोगों का जीवन बेहतर बन सके। तो ये एक अंतर होता है व्यापारी के दृष्टिकोण में और उद्योगपति के दृष्टिकोण में। व्यापारी का दृष्टिकोण ऐसा हो सकता है कि अमेरिका में कोई चीज़ X रुपए की मिल रही है, हिंदुस्तान में लाके उसकी लाने में कितना खर्चा हुआ और वो उसे ऐड करके कितना मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकता है, ये उसने सोचना है। लेकिन उद्योगपति लोगों को देखेगा, आम जनजीवन को देखेगा कि इनका जीवन में कितना सुचारू रूप से, इनका जीवन में मैं क्या बेहतरी कर सकता हूँ, उसका सॉल्यूशन लेके आता है। याद होगा आपको कि एक बड़ा पायलट प्रोजेक्ट इन्होंने उसका काफ़ी ऐड भी करी थी। लखटकिया कार लेके आए थे टाटा साहब नैनो, और उस टाइम उनका एक ही उद्देश्य था कि मैं भारत के आम नागरिक को 4 व्हीलर में ड्राइव करते हुए देखना चाहता हूँ। कि 1 लाख रुपए के अंदर उन्होंने वो गाड़ी लॉन्च करी थी। और इस दृष्टिकोण के साथ साथ ऐसा भी नहीं था कि वो एक सफल उद्योगपति साबित नहीं हुए। उन्होंने अपने दूरदर्शिता से टाटा ग्रुप को, आज जब वो हमारे बीच नहीं है, तो 35 लाख करोड़ की कुल उसकी समझी जाती है कि नेट वर्थ जो टाटा ग्रुप की है 35 लाख करोड़ है। TCS एक बहुत बड़ी IT कंपनी बनी हिंदुस्तान की, वर्ल्ड में मेरे ख्याल से टॉप 10 टॉप 5 के अंदर होगी। टाटा स्टील है। और जब हिंदुस्तान हमारा 1947 में आज़ाद हुआ, जिस टाइम हिंदुस्तान को ये कहा जाता था कि ये तो बैलगाड़ी पे चलने वाला देश है, तो 1932 में टाटा ग्रुप, JRD टाटा जी जब जीवित हुआ करते थे, तो उन्होंने एयर इंडिया 1932 में स्टार्ट कर दी थी। तो इस तरह का टाटा ग्रुप का इतिहास रहा है। और साल 2000 में जब हमारा देश 1991 में जब लिबरलाइजेशन का दौर स्टार्ट करा, मनमोहन सिंह साहब जब वित्त मंत्री थे, तो साल 2000 में टाटा ग्रुप ही एक ऐसी कंपनी थी जिन्होंने टेटली, एक लंदन बेस्ड चाय की कंपनी थी, जिसका टेक ओवर किया। इंडिया की एक कंपनी द्वारा विदेशी कंपनी का टेक ओवर करना एक बहुत बड़ी बात थी। और टाटा ग्रुप वहीं तक नहीं रुका, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी टाटा इंडिका पहली ऐसी गाड़ी थी किसी स्वदेशी कंपनी ने बनाई। और टाटा मोटर्स इससे आगे भी, आज हम टाटा की बहुत सारी गाड़ियां देखते हैं रोड पे, लेकिन उस टाइम नहीं थी। उस टाइम सिर्फ टाटा इंडिका थी। और फिर भी 2008 में 2008 के आसपास लैंड रोवर और जगुआर, जो बड़े फेमस वर्ल्ड रिनोन्ड ब्रांड है, उनका टेक ओवर टाटा मोटर्स ने किया। ये सब रतन टाटा की दृष्टिकोण का करिश्मा था। एक बार रतन टाटा से किसी अखबार में या शायद इंटरव्यू में भी, आप देख लीजिएगा, गूगल पे सर्च करिएगा, मिलेगा आपको डिटेल। रतन जब एयर इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेक ओवर कर लिया और बाद में जब इसका वापस प्राइवेटाइजेशन की बात आई, तो रतन टाटा जी से कोई गवर्नमेंट का मिनिस्टर पूछता है कि आप वापस एविएशन सेक्टर में क्यों नहीं आते, आपने तो स्टार्ट करा था भारत में। तो रतन टाटा जी कहते हैं कि मैंने 3 PM से मेरी इस बारे में चर्चा हुई और मैं ये इसलिए स्टार्ट नहीं कर पाया कि मेरे से 15 करोड़ रुपए मांगे गए। तो ये उच्च मापदंड थे। 15 करोड़ रुपए टाटा सन्स के लिए, टाटा ग्रुप के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये उनका दृष्टिकोण था कि मुझे ऐसा कोई कार्य करना ही नहीं है जिसमें मुझे अंडर द टेबल कुछ देना हो। ये व्यापार करने के जो नैतिक मापदंड उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत करे हैं, ये बड़े उच्च कोटि के हैं। कि आपने प्रॉफिट कमाना है, लेकिन प्रॉफिट कमाने के साथ साथ आपने अपने व्यापार में, अपने जीवन में शुचिता भी रखनी है। ऐसे मापदंड रतन टाटा जी हमारे बीच में छोड़ के गए हैं। आज जहां
अवार्ड लेने के लिए, और आप देखेंगे कई बार आता भी है कि हमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के लिए देखें कि वहाँ पर वो स्टेज शो पर स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं तो फिर कोई उन्हें अवार्ड दे दिया जाता है। एक बार किंग चार्ल्स तृतीय बंकिंघम पैलेस में रतन टाटा जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए बुलाते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए बुलाते हैं। साल 2018 के आसपास की बात है, और रतन टाटा जी कंफर्म कर देते हैं कि ठीक है, मैं लेने आऊँगा। लेकिन अचानक से रतन टाटा जी का कुत्ता बीमार हो जाता है। तो रतन टाटा जी फ़ोन करके कहते हैं, उन्हें इन्फॉर्म कर देते हैं कि मेरा किंग चार्ल्स को सॉरी बोल देना कि मेरा कुत्ता बीमार है तो मैं आ नहीं पाऊँगा। तो आप ये देखिए कि उस व्यक्ति के मतलब बेजुबान लोगों के प्रति भी उसका कितना मानवता भरा रिश्ता था कि एक लाइफ टाइम अचीवमेंट मिल रहा है उसे बंकिंघम पैलेस में, जहाँ बॉलीवुड के ये सेलिब्रिटी कोई भी अवार्ड लेने के लिए किसी भी तरह का डांस परफॉर्मेंस करने में चले जाते हैं, और तमाम आपके बच्चों को रजनीगंधा और ये ऐप खिलवाने में, जुए की ऐप खिलवाने में लगे हुए हैं। और उस व्यक्ति के इस तरह के मापदंड थे जीवन में कि बंकिंघम पैलेस में उसे अवार्ड मिल रहा था, लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं गया कि उसका जो साथ उसका कुत्ता रहता है वो बीमार है। उस चीज़ को त्याग दिया, उसको महत्व दे दिया। हाँ, और सिर्फ ऐसा नहीं कि वो अपने पालतू कुत्तों के लिए, कई बार उन्हें बॉम्बे में स्ट्रीट्स पे स्ट्रीट डॉग के साथ खेलते हुए देखा गया है, उनके साथ समय व्यतीत करते हुए देखा गया है। तो आज जब रतन टाटा जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन परोपकारिता का इतना बड़ा मापदंड हमारे जीवन में छोड़ के गए हैं, ऐसी लेगेसी छोड़ के गए हैं कि ये हमें और आने वाली पीढ़ियों के लिए सदा सदा याद रखा जाएगा। जो उनके नाम से ही स्पष्ट है, रतन, वो भारत के सचमुच के रतन थे। और मेरी तो सरकार से ये इस वीडियो के माध्यम से, और आप भी अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो प्लीज़ एक हैशटैग हम चलाने की कोशिश करनी चाहिए हमें कि भारत रत्न फॉर रतन टाटा। हालांकि भारत रत्न की उन्हें रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऑलरेडी भारत के रत्न है, और ये सभी स्वीकार करता है, सभी स्वीकार करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति, उन्हें कहा भी जाता है मैन ऑफ जीरो हेटर्स, कि इस व्यक्ति की कोई आलोचना करने वाला ही नहीं है भारत। और दूसरा, आजकल जो एक राजनीति चल रही है माइनॉरिटी, हमारा एक वर्ग चलाता है कि माइनॉरिटी का तो हाशिए पे ला दिया गया है, तो वो भी एक माइनॉरिटी से थे। लेकिन देखिए आज उन्होंने क्या जो एग्जाम्पल APJ अब्दुल कलाम ने अपनी उपलब्धियों के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत करे थे, ठीक उसी तरह के एग्जाम्पल रतन टाटा जी ने प्रस्तुत करे। और एक व्यापार कैसा होना चाहिए वो उन्होंने हमें बताया है कि सिर्फ व्यक्ति का जीवन धन कमाना नहीं है। मेरी माँ भी कहा करती है कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन पैसे को खर्च कैसे करना है इससे पता चलता है कि आपको जीवन का तरीका कैसे है। उन्होंने जो खर्चा करा समाज के कल्याण के लिए किया, कैंसर इंस्टीट्यूट बनवाए, कैंसर हॉस्पिटल है और बड़े सब्सिडीज रेटों पे वहाँ पर इलाज किया जाता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ है, सोशल साइंस बॉम्बे में, बड़ा ही वर्ल्ड रिनोन इंस्टीट्यूट है वो। और गेम्स के लिए उन्होंने बहुत सब्सिडियाँ दी, कई खिलाड़ी निकले हैं उनके द्वारा, प्रोत्साहन राशियों के द्वारा। तो बस ये वीडियो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए था, और इस वीडियो के द्वारा हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें याद करते हैं। और दोबारा से मैं यही कहूँगा कि रतन टाटा जी हमारे बीच में से उनका शरीर ज़रूर गया है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के द्वारा जो जीवन जीने का दृष्टिकोण हमें दिया है वो हम हमेशा याद रखेंगे और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। अंत में एक और बात कहूँगा कि जब व्यक्ति अपना उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य जब प्राप्त कर लेता ना कि मेरा जीवन का उद्देश्य ये है, तो जब उसके जीवन में सुख दुख आते हैं उसे वो दिन और रात की तरह लगते हैं कि जैसे दिन के बाद रात आ गई, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ये पता है कि अभी ये दिन ढल रहा है, अब रात आ गई है, तो कोई हम पे इफ़ेक्ट नहीं आ रहा। तो उसे जो सुख दुख जब उसके जीवन में आते हैं तो उसे वो विचलित नहीं करते, वो उन्हें नॉर्मल लेके चलता है। इस तरह का उन्होंने अपने जीवन में परोपकारिता को अपने जीवन का आदर्श बना लिया था, और इतनी बढ़िया लेगेसी वो हमारे बीच में छोड़ के गए हैं। एक बार ये मुझे याद आ गया अभी एक इंसिडेंट, एक बार नोएडा सेक्टर 62 में मैं डिपार्टमेंट की तरफ से ही टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी में गया था। तो वहाँ का जो कल्चर देखकर और वहाँ के लोगों से बात करके, वहाँ के एम्प्लॉइयों से बात करके
मुझे लगा, और उन लोगों ने भी कहा कि जी सरकारी नौकरी से भी बढ़िया है नौकरी टाटा ग्रुप की कंपनी काम करना। रतन टाटा जी अपने एम्प्लॉयज़ का इतना ध्यान रखते हैं। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, और मैं आपसे एक बार सभी से प्रार्थना करता हूं कि हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, और इस वीडियो के माध्यम से हम जो उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो परमात्मा उसे स्वीकार करें और उनकी आत्मा को अपने चरण में स्थान दें। जय भारत, जय हिंद।